और मिल्कीपुर में उपचुनाव 5 फरवरी को होगा। नामांकन की आखिरी डेट 17 जनवरी है। मिल्कीपुर में एसपी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल कर दिया है, जबकि बीजेपी प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करेंगे। मिल्कीपुर में 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को काउंटिंग होगी। ऐसे में मिल्कीपुर को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। मिल्कीपुर उपचुनाव का दंगल तेज हो चुका है। बीजेपी के चंद्रभान पासवान पर दांव लगाने के बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। आज एसपी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। चुनाव को लेकर देखिए, समाजवादी पार्टी की पूरी तरीके से तैयारी है और यहाँ से समाजवादी पार्टी बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रही है। देखिए, बाहरी और घर की लड़ाई होने जा रही है। वो प्रत्याशी जो कल घोषित हुए हैं वो बाहर के हैं और मैं वहाँ रहता हूँ। अजीत प्रसाद के पिता और अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने इस मौके पर कहा कि वो कानून, संविधान और आचार संहिता का पूरी तरह से पालन करते हैं, इसलिए नामांकन में कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं किया गया। देखो, नामांकन में तो अब तो भैया जुलूस तो है नहीं और हम उसका पालन करते हैं। हम पूरी तरह से चुनाव का, आचार संहिता का, पूरी तरह से कानून का, संविधान का अक्षरशः पालन करते हैं। हम उसको वायलेट नहीं करते। वहीं बीजेपी ने मिल्कीपुर से चंद्रभान पासवान को टिकट दिया है। उनका दावा है कि जनता उन्हें ही जीत का आशीर्वाद देगी। मुद्दा विकास का होगा। पार्टी द्वारा हमारे जो नीतियां और रीतियां चलाई जा रही हैं, बहुत सी योजनाएं चलाई, उसको जनता तक सीधे धरातल पर पहुंचाने का काम करूंगा। जिस तरह से आप लोगों ने देखा, हमारे पार्टी का विधायक नहीं थे तो उसमें विपक्ष के लोग, वहां से योजनाएं तो चलाई जा रही हैं लेकिन जनता तक चीजें नहीं पहुंचाते थे, न लागू होती थी। उसको हम लोग धरातल पर लाने का काम करेंगे। डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी मिल्कीपुर उपचुनाव में जीत का बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी का पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बनकर रह गया है। समाजवादी पार्टी का गुब्बारा यद्यपि पीछे उपचुनाव जो 9 सीटों के हुए थे उसमें फूट गया है। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी, उनका फर्जी जो पीडीए है, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी, वह ध्वस्त हो चुका है और आने वाला जो समय है वो पूरी तरह से भाजपा का है, कमल के फूल का है। और विकास के लिए भी, सुशासन के लिए भी, सुरक्षा के लिए भी, गरीब कल्याण के लिए भी, महिला सशक्तिकरण के लिए भी, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए भी वहाँ पर कमल खिलना जरूरी है। इसलिए जनता इस बात को अच्छी तरीके से समझ रही है और भाजपा के प्रत्याशी को सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है। जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी और आप देखेंगे वहाँ चुनाव एक तरफा होगा। गत लोकसभा चुनाव में निगेटिव नैरेटिव जो इंडी गठबंधन ने सेट किया था कि खटाखट फटाफट सटासट लोगों के खाते में 8,000 रुपए आने वाले हैं, लोग इनकी असलियत समझ चुके हैं, कलई खुल चुकी है। ये सब झूठ बोल करके वोट हासिल करते हैं, गुमराह करते हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के जन जन का भरोसा जीता है और आप देखेंगे मिल्कीपुर उपचुनाव भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। यूपी के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौड़ का कहना है कि मिल्कीपुर में परिवारवाद और आम कार्यकर्ता के बीच लड़ाई है, जिसमें बीजेपी की ही जीत होगी। इस विधानसभा, मिल्कीपुर विधानसभा में भी किया है, जो अपने नेता पुत्रों को ही वो प्रत्याशी बनाते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता डेवलपमेंट पार्टी है, तो हम कार्यकर्ताओं का विकास करते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी जीत की बात तो छोड़ दे, अगर अपनी जमानत भी बचा ले तो बड़ी बात होगी। देखिए, वहां पर समाजवादी पार्टी का सामना किसी से नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी वहां पे बहुत पहले लीड ले चुकी है। क्योंकि ये प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी बड़ा ढूंढ ढांड करके, खोज करके जो है, काफी दिनों बाद जब हम समझते हैं 17 तारीख नामांकन की आखिरी डेट है, उसके बाद कई लोगों का विरोध झेलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कल अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं पर समाजवादी पार्टी, मैं समझता हूं कि जब चुनाव की तिथि की घोषणा भी नहीं हुई थी, क्योंकि चुनाव ना करा करके, चुनाव में ना जाकर के बहुत पहले ये लोग अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं, तो मैं समझता हूं वहां पर जाति से नहीं जुड़ना चाहिए। वहां पर जो भी समाज का है, जो भी पीडीए समाज का है, वो जो भी पीड़ित है, दलित है, शोषित है, वंचित है, नौजवान है, महिला है, वो सब समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट देने जा रही है। तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी अपनी जमानत बचा रही है, यही बहुत बड़ी बात है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए मिल्कीपुर उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट जीत चुकी एसपी के हौसले बुलंद हैं। वहीं बीजेपी चाहती है कि मिल्कीपुर उपचुनाव जीतकर लोकसभा में मिली अयोध्या से हार की टीस को कुछ कम किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी को करारी हार पहुंचाकर अयोध्या में लोकसभा चुनाव में हुई हार का बदला भी लेने जा रही है।
कैमरामैन मनोज शाही के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। और 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर कांग्रेस और गठबंधन में 70% पदों पर पिछड़े दलित वर्ग को जिम्मेदारी देने का प्लान बना रही है। ऐसे करके कांग्रेस आरक्षण सीमा बढ़ाने की हिमायती होने का संदेश देना चाहती है। वहीं समाजवादी पार्टी पीडीए के जरिए दलित बस्ती में कार्यक्रम कर रही है ताकि दलितों और पिछड़ों में पैठ बना सके। वहीं बीजेपी 80% जिलाध्यक्षों को बदल रही है, साथ ही दलितों के लिए प्रचार चलाई जा रही है। प्रोग्राम में दलित मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष बड़ी रणनीति तैयार कर रहा है। कांग्रेस अब अपने संगठनात्मक ढांचे में पिछड़ों और दलितों पर विशेष फोकस करेगी। पार्टी में पद पाने के लिए जातीय समीकरण के साथ सक्रियता भी देखी जाएगी। कांग्रेस 5 स्तरीय संगठन तैयार करेगी। 70% पदों पर पिछड़े दलित वर्ग को जिम्मेदारी मिलेगी। कांग्रेस आरक्षण सीमा बढ़ाने की हिमायती होने का संदेश देना चाहती है। आने वाले चुनाव को लेकर सभी पार्टियां दलितों और पिछड़ों को साधने के प्रयास में लगी हुई हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया है, जो कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को फिर से मजबूत करने के लिए बेहद काम कर सकता है। कांग्रेस विधानसभा 2027 चुनाव से पहले पंचायती चुनाव पर भी फोकस कर रही है, जिसके लिए यूपी के हर गांव-गांव में जाकर अपने संगठन को मजबूत रूप देने में लगी है। क्योंकि जिस तरह से आरक्षण जिस उद्देश्य से लागू किया गया था, वो अभी समाज में वो रिफ्लेक्ट होता हुआ नहीं दिख रहा। जब उन्होंने सदन के अंदर बताया, अधिकारियों की संख्या बताई कि जिन देश के बजट में फैसला लेने वाले अधिकारियों की संख्या बताई, तो वहीं से ये बात निर्धारित थी। और जब हम अपने संगठन में उसको चीज़ को लागू करेंगे, तब बाहर जो सरकार है, केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, उनके ऊपर दबाव होगा कि उन चीज़ों को वो भी करें। तो कांग्रेस की नई रणनीति को बीजेपी ने आउटडेटेड बताया है। बीजेपी का दावा है कि अब कोई भी प्रयोग कांग्रेस पार्टी को नहीं बचा सकता। देखिए, बासी कढ़ी में कभी उबाल नहीं आता। कांग्रेस पहले महिलाओं को आगे लाने की बात कर रही थी और अब शायद दलितों और पिछड़ों को आगे लाने की बात कर रही है। वास्तव में कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अप्रासंगिक हो गई है। कोई भी नया प्रयोग कांग्रेस में प्राण फूंकने वाला नहीं है। कांग्रेस की तरह समाजवादी पार्टी भी दलितों और पिछड़ों को साधने में जुटी है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एसपी नेताओं के बयानों में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को तरजीह दी जा रही है। होर्डिंग्स और बैनरों में भी उनकी तस्वीरें नजर आ रही हैं। पोस्टर में हनुमान जी की बड़ी तस्वीर के साथ अंबेडकर, लोहिया और अखिलेश यादव समेत कई नेताओं की तस्वीर लगाई गई है। पोस्टर पर लिखा है, हम दलितों के साथ हनुमान जी। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के बाद एक तरफ समाजवादी पार्टी ने दलित वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए होर्डिंग्स का इस्तेमाल करना शुरू किया है। समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी के जरिए से समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने एक होर्डिंग लगाई गई है, जिसमें हनुमान जी को दर्शाया गया है, हम दलितों के साथ हनुमान जी। साफ तौर से जब हम राजनीतिक समीकरण को देखते हैं मिल्कीपुर के, तो उसमें साफ तौर से दिखाई देता है जो दलित वोट बैंक है वो बेहद अहम हो जाता है तमाम जीत और हार को तय करने के लिए। समाजवादी पार्टी जल्द ही अपने कई जिलाध्यक्षों को बदल सकती है। 2027 के विधानसभा चुनाव के चलते एसपी स्थानीय स्तर पर अपने संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की कोशिश में है। और ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विशेष अधिकार है, जब चाहे तब जो है वो पार्टी में संशोधन या पार्टी में जिलाध्यक्षों को हटाना या किसी को भी अपने पद से हटा करके आगे उसको पदोन्नत करना, किसी उच्च पद पे उसको स्थानांतरित कर सकते। बीजेपी ने भी दलित वोट बैंक को साधने के अभियान को यूपी में धार देनी शुरू कर दी है। 25 जनवरी तक यूपी के सभी दलित बस्तियों में संविधान गौरव दिवस अभियान मनाया जा रहा है। इस अभियान के तहत बीजेपी के सभी मंत्री, सभी प्रदेश संगठन के पदाधिकारी, दलित विधायक, दलित सांसद, दलित मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। यूपी में 42 ऐसे जिले हैं जहां दलितों की संख्या 20% से ज्यादा है। कई सीटों पर दलित समुदाय निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में यूपी में दलित समाज के पास ही सत्ता की चाबी मानी जा रही है, जिसे हर दल अपने हाथ में लेना चाहता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी, कांग्रेस और एसपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और
एससी के दूसरे महापुरुषों का अपमान किया है। कांग्रेस आरक्षण के अधिकार को भी समाप्त करना चाहती है। मायावती के बयान पर विपक्ष ने भी पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि अगर बाबा साहेब का किसी ने सही मायनों में सम्मान किया है तो वो है पीएम मोदी और बीजेपी। मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकाश आनंद के साथ उनके छोटे भाई ईशान आनंद भी नजर आए हैं। उनके भी राजनीति में आने के कयास लगाए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपने जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के तौर पर मनाया। इस मौके पर लखनऊ में मायावती ने ब्लू बुक लॉन्च की। ये बुक बीएसपी के मूवमेंट पर आधारित है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टियां साजिश कर रही हैं, कांग्रेस आरक्षण खत्म करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी तो सही समय पर आने पर इनके आरक्षण को ही पूरे तौर से खत्म करने में लगी है, जिसका ये ऐलान भी कर चुके हैं। ऐसे में कदम कदम पर कांग्रेसी नेताओं द्वारा संविधान को दिखाना व नीले कपड़े आदि पहनकर किस्म किस्म की नाटकबाजी करना, ये सब यहाँ दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के साथ इनका छलावा व ढोंग नहीं है तो और क्या है। मायावती का कहना है कि बीएसपी पर लोगों का भरोसा आज भी कायम है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग परेशान हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां दलितों का समर्थक होने का दिखावा कर रही हैं। दलित एवं आदिवासियों के वोटों को हथियाने में इन सभी विरोधी पार्टियों में उनके चहेते बनने की भी काफी होड़ लगी हुई है, किंतु उनका हक छीनने में अभी भी कोई पार्टी पीछे नहीं है। अर्थात ये सभी पार्टियां एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का दावा है कि दलित और पिछड़ा समाज अब उनकी पार्टी से प्रभावित है, इसीलिए उनके साथ आ रहा है। दलित समाज जो है वो बहुसंख्य में समाजवादी पार्टी के साथ आया है और आ रहा है, क्योंकि बहुजन समाज को लगा, दलित समाज को लगा कि अगर हमारे समाज को उत्थान कहीं है तो वो समाजवादी पार्टी के साथ है। इसलिए बहुसंख्य में आज की तारीख में दलित समाज जो है समाजवादी पार्टी से जुड़ रहा है। मायावती के सभी दलों पर निशाना साधने के बाद यूपी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर का कहना है कि बाबा साहब के सपनों को पूरा करने का काम पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी कर रही है। जो वो सपने देखते थे कि भारत में इस तरह की व्यवस्था लागू हो, जिसके लिए उन्होंने संविधान बनाया, उसको कोई सही मायने पर धरती पर लाने का काम किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो आज उनके सपनों का देश बनाने का काम आज मोदी जी की सरकार कर रही है, इसलिए पूरे देश आज गौरवान्वित है। मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकाश आनंद के साथ उनके छोटे भाई ईशान आनंद भी नजर आए। उनके भी राजनीति में आने के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि एसपी का कहना है कि 2027 में तो किसी के लिए जगह ही नहीं है। बहुजन समाजवादी पार्टी किसको लॉन्च करेगी नहीं करेगी तो ये उनकी पार्टी का मसला है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन 2027 में तो जगह ही नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। मायावती के साथ मंच पर उनके भतीजे आकाश आनंद और ईशान आनंद एक साथ नजर आए। आकाश आनंद पहले से ही राजनीति में सक्रिय हैं। वो वर्तमान में बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और दिल्ली चुनाव की कमान संभाल रहे हैं। उनके छोटे भाई ईशान आनंद पहली बार मायावती के साथ मंच पर दिखे। इसके बाद आने वाले दिनों में उनकी भी राजनीति में एंट्री की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और महाकुंभ को लेकर, स्नान को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो चुकी है। अखिलेश ने जहां ये कहा है कि जब मां गंगा बुलाएंगी तब वो संगम जाएंगे, वहीं समाजवादी परिवार की बहू अपर्णा ने कहा है कि वो संगम जरूर जाएंगी। महाकुंभ की व्यवस्था दुरुस्त करने वाले अखिलेश के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। जया जया हे महिषासुर मर्दिनी रम्यका पारिदिनी शैलासुते प्रयागराज महाकुंभ में स्नान को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी जारी है। अब एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोलकाता तक गंगा बहती है, जो गंगा में जहां डुबकी लगाना चाहे वहां लगा सकता है। संगम तब जाएंगे जब मां गंगा बुलाएंगी। मां गंगा हरिद्वार से लेकर के और आखिरी कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, वहां तक गंगा मां बह के जाती हैं
और जो माँ गंगा में जहां डुबकी लगाना चाहे लगा सकता है। हर जगह का अपना महत्व है, समय के हिसाब से, और महत्व हर जगह का अलग अलग तरीके से। और संगम कब जाएंगे? जब माँ गंगा बुलाएंगे। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ फोटोज शेयर की थी, जिनमें वो गंगा नदी में स्नान करते हुए नजर आ रहे थे। फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा था, मकर संक्रांति के पावन पर्व पर लिया मां गंगा का आशीर्वाद। अखिलेश यादव ने ये स्नान हरिद्वार की गंगा में किया था। वहीं यादव परिवार की बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने अखिलेश यादव के संगम में स्नान के बयान पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि गंगा में स्नान सबको करना चाहिए, हरिद्वार चले गए ये उनका मन है, हम तो महाकुंभ जाएंगे और स्नान करेंगे। मैं ये समझती हूँ कि गंगा में सबको नहाना चाहिए, वो हरिद्वार चले गए वो उनका मन है। ये क्वेश्चन उनसे आप पूछिए। हम संगम जरूर जाएंगे, वहाँ पर जरूर स्नान करेंगे और मैं अपने साथ आयोग को भी ले जाऊंगी, महिला आयोग भी जरूर स्नान करेंगे। प्रयागराज में लगे महाकुंभ मेले को लेकर अब सियासत जारी है। मुरादाबाद से एसपी सांसद रुचि वीरा ने कहा कि कुंभ में कोई नई चीज नहीं हो रही है। उन्होंने बीजेपी पर कुंभ के राजनीतिकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि एसपी सरकार में आजम खान ने जिस तरह कुंभ का आयोजन किया था उसकी मिसाल आज भी दी जाती है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग इसका राजनीतिकरण करते हैं ये गलत है। ये तो जो भी सरकारें होती हैं उनका दायित्व होता है इस तरह के आयोजनों को मतलब ऑर्गेनाइज करने का। जब हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी मोहम्मद आजम खान साहब के नेतृत्व में अखिलेश यादव जी की सरकार में आयोजन किया गया था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बीजेपी के डर से गंगा स्नान कर रहे हैं और महाकुंभ की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं कि हरिद्वार में डुबकी लगाना गलत नहीं है, लेकिन ये तो भाजपा का डर है कि उनको डुबकी लगाना पड़ता है, अन्यथा वो डुबकी लगाने ना जाए, वो मंदिर ना जाए, वो तीर्थ स्थलों की बात ना करें। वह तो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं। मुरादाबाद में एसपी एमएलए मोहम्मद फहीम ने महाकुंभ के लिए जनता से अपील की है। उन्होंने कहा कि लोग ज्यादा से ज्यादा महाकुंभ जाएं और स्नान करें। अगर किसी को कुंभ जाने में परेशानी हो रही हो तो मैं अपनी माँ बहनों और भाइयों के लिए हाजिर हूँ। आपने देखा होगा बिलारी में हमारे तमाम तरीके के स्वागत के द्वार लगे हुए हैं, कुंभ की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा वहाँ जाएं, स्नान करें और जो आस्था का ये पर्व है कुंभ, जो इतने साल बाद आता है, जो हम लोग बहुत तहे दिल से वहाँ पर इसका इंतज़ार करते हैं, लोग वहाँ जाएं। मैंने भी इंतजामात कराए हैं। कोई ट्रेन की दिक्कत हो रही हो तो मैं अपनी माँओं बहनों भाई दोस्तों बुजुर्गों के लिए तो हाजिर हूँ और व्यवस्थाएं कराने के लिए मैं आगे आने के लिए तैयार हूँ। कुंभ में ज़्यादा से ज़्यादा जाएं, स्नान करें और अपने ऊपर वाले से दुआएं मांगें। प्रयागराज महाकुंभ में लोगों का सैलाब उमड़ रहा है। योगी सरकार का दावा है कि उन्होंने अब तक के सबसे बेहतर इंतजाम करवाए हैं। ऐसे में संगम में स्नान को लेकर सियासी वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खो खो वर्ल्ड कप 2025 मुकाबले जारी है। भारत पहली बार खो खो वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। 19 जनवरी तक चलने वाले इस मुकाबले में 23 देशों की टीमें शामिल होंगी। खो खो वर्ल्ड कप में आज जो मुकाबले होंगे उसकी जानकारी दे देते हैं। आज महिला वर्ग का पहला मुकाबला सुबह 11 बजे 45 मिनट पर न्यूजीलैंड बनाम इंडोनेशिया का होगा। दूसरा मुकाबला दोपहर 1 बजे श्रीलंका और जर्मनी के बीच खेला जाएगा। इसके बाद पुष्प वर्षा का पुरुष वर्ग का अगला मुकाबला 3:15 बजे साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच होगा। 3:30 बजे महिला वर्ग का मुकाबला नेपाल बनाम बांग्लादेश के बीच होगा। शाम 5:45 पर पुरुष वर्ग का मुकाबला बांग्लादेश और पोलैंड के बीच होगा।